तो इससे पहले हम पढ़ते हैं जजमेंट 2-9। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ वेयर द जजमेंट इज डिफाइंड। जजमेंट डिफाइन कहाँ किया गया है, वो डिफाइन किया गया है 2-9 में, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा पहला क्वेश्चन। एंड प्लीज सी दिस, व्हाट इज दिस, मीनिंग ऑफ दिस, द जजमेंट, द स्टेटमेंट, इट इज व्हाट, स्टेटमेंट गिवन बाय ए जज on the grounds of decree or order. So basically you will see what this is, a statement given by whom, given by a judge on what, on the grounds of a decree or order. तो this is what आपने पढ़ लिया, मैं समझाया था। एंड अगेन आप प्लीज इसको और समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 33। After the pronouncement of the judgment, a decree shall follow. इसको ध्यान रखना, सेक्शन 33। अब मैं समझाता हूँ इसमें एक्चुअली क्या है। देखिए पहले आम भाषा में समझ लीजिए ताकि आप इसको पूरी पिक्चर को समझ पाए, और फिर मैं टेक्निकली समझाता हूँ आपको। देखिए आपने कोई भी सूट फाइल किया, जैसे अंजलि मैडम ने सूट फाइल किया। अब इसमें तमाम ऑर्डर्स हो सकते हैं। एक होगा फाइनली, आपने डिसाइड करेंगे जो फाइनली उस इशू को, उस सूट को डिस्पोज करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, डिस्पोजिंग द केस इटसेल्फ। जब डिस्पोज करेंगे केस को, और लास्ट में एक उसका फॉर्मल पास होगा ऑर्डर कि एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे ये ऑर्डर पास किया, जो अंजलि का सूट है, सूट फॉर पोजेशन, इस पर लास्ट की जो लाइन है वो क्या है, लास्ट की लाइन क्या आई, possession ऑफ द प्रॉपर्टी बी हैंडेड ओवर टू द अंजलि। उक्त संपत्ति का कब्जा अंजलि को सौंप दिया जाए। एक लाइन आई बस ये। दूसरा, एज मीन प्रॉफिट शी शुड बी गिवन 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख आए, बस 2 पैसा आई है। क्या आई, possession be handed over to Anjali and mean profit 2 lakh be given to him। 2 लाख का मीन प्रॉफिट इसको दिया जाए और अंजलि को पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाए। अब ये जो बात आई, क्या आप इसकी अपील कर सकते हैं? जब ये क्या है, ये है डिक्री, इसको समझना आप। ये अब ये जो लास्ट की लाइन आई कि पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाए अंजलि को और मीन प्रॉफिट दे दिए जाए, लेकिन अब अगर इतनी सी बात को आप अपील में लेके जाओगे, सेक्शन 96 क्या कहता है कि अपील इज एवरी डिक्री इज अपीलेबल। हर डिक्री की अपील हो सकती है। अब आप मान लीजिए ऐसे ही चले जाएं लेकर के कि जनाब डिक्री है, पोजेशन दे दो, पैसे दे दो। अब जो अपर कोर्ट है वो क्या करेगी इसके पीछे, कहेंगे भाई किस बेस पे कहा, क्यों पोजेशन दे दिया जाए अंजलि को, वाई द पोजीशन शुड नॉट बी विद दी वंदना, और ये 2 लाख की कैलकुलेशन कैसे आ गई, मीन प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है, ये किस बेस पर डिसाइड कर लिया, किस बेस पर डिसाइड किया। ये जो डिक्री आई है उसमें ग्राउंड्स क्या हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज बेस्ड। इस न्यायालय का जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसको वो कौन सी ग्राउंड्स पर बेस्ड है, व्हाट आर दोज ग्राउंड्स। अगर वो रीजनिंग हमें सही लगेगी देन वी विल अप्रूव दिस डिसीजन, अदरवाइज वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर रीजनिंग सही नहीं है तो हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, वी हैव पावर टू रिवर्स, पार्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ऑन व्हाट ग्राउंड्स दिस डिक्री वाज पास्ड, तो वो अपील कैसे करेंगे, वो सुनवाई कैसे करेंगे। इसीलिए जजमेंट, वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया डिक्री से पहले की बात, कैसे, ये देखिए, इसको आप नजर दुलाइए यहां पर, ये है कोर्ट का डिसीजन, ये है फॉर्मेट इसका। इसके 2 पार्ट कर लीजिए, ठीक। यहां पर है ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन, ठीक। इसको हम बोलते हैं, यहां पर जो लिखा जाएगा सब,
whatever has been written by the judge, it will be called judgment. एंड यहां पर आम भाषा में कहूं तो जो है कंक्लूजन, एग्जैक्टली जो मैंने कहा कि पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट पर जो बात कही लास्ट वाली फाइल, इसको हम बोलते हैं डिक्री. समझे? तो इसी के संदर्भ में पढ़िए ये लाइन, सेक्शन 33. आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो. पहले क्या आएगा? जजमेंट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? डिक्री आएगी. तो यहां पर देखो पहले क्या आया? जजमेंट, उसके बाद में क्या फॉलो करा? डिक्री. तो जजमेंट में क्या आता है? जजमेंट में मेंशन होती है ग्राउंड्स कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स दैट डिक्री इज बेस्ड. वो कौन से आधार हैं, ग्राउंड्स कौन से हैं जिस पर कि वो डॉक्यूमेंट, वो जो डिक्री है या वो ऑर्डर बेस्ड है. अब लाइन पढ़ लीजिए इसकी, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से. अब मुझे बताइएगा, दिस इज द स्टेटमेंट. मैंने बहुत बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है. देखिए, दिस इज व्हाट ए स्टेटमेंट. स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, अपर वाला पार्ट. दिस इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय ए जज, क्या? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. तो जजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए अभी बस, प्लीज हरी अप प्लीज. आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ जजमेंट. जजमेंट का मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अब आपको बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तब बढ़ते हैं आगे को. चलिए दोबारा समझाता हूं. टेक्निकल तरीके से नहीं आया समझ में, दूसरे तरीके से समझाते हैं. आकांक्षा को देखने के लिए लड़के वाले आए. आकांक्षा को देखने वाले लड़के आए घर पर. लड़के लड़की की मीटिंग करा दी गई. आकांक्षा मैडम ने चाय भी सर्व कर दी ट्रेडिशनल तरीके से. वो सारे काम हो गए. लेकिन अब उनको कहा गया, लड़के वालों को, आकांक्षा के मम्मी पापा ने कहा, आकांक्षा ने मम्मी पापा के कान में कुछ खुसर पुसर करी और उन्होंने कन्वे करा कि ठीक है, वी विल रिप्लाई यू आफ्टर फ्यू डेज, विद इन 1 वीक हम आपको अपना जवाब भेज देंगे. अब अनुष्का मैडम के पास से लेटर गया लड़के वालों के पास. सही है? उसमें क्या लिखा है? द ऑफर इज रिजेक्टेड. ऑफर इज रिजेक्टेड. अब ये क्या हुआ? ये हुआ आपने फाइनली जो कंक्लूजन है आपने वो सुनाया है. केवल ये, यू हैव फॉर्मली एक्सप्रेस्ड योर एडजुडिकेशन, दैट इज कॉल्ड डिक्री. आई बात समझ में नहीं आई बात? तो ये तो हुआ डिक्री. लड़के वालों को फोन आया आकांक्षा मैडम के पास या उनके घर पर कि जी आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया? व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन? ओके, वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन, यू आर रिजेक्टिंग आवर बॉय, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट देयर मस्ट बी सम ग्राउंड्स फॉर अराइविंग ऑन दैट डिसीजन. ये जो आपने कंक्लूडिंग लाइन दी है हमें कि बॉय इज बीइंग रिजेक्टेड, ऑन व्हाट ग्राउंड्स आपने दिया है. नाउ शी नरेटेड एज द बॉय, वी हैव, हमने पता किया है, वी हैव गोन इनटू द डिटेल्स. उसकी डिग्री, जो डिग्रीज हैं शोन है वो फेक हैं, है ना. लड़का विग लगाता है, देखता कहीं और है, दिखता कहीं और है, थोड़ा तुतलाता भी है. जो जॉब दी गई है, बताई गई, वो जॉब उसकी असली है नहीं, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है. तो ये जो 5-6 बातें आपने लिखी है, ये क्या है? दीज आर द ग्राउंड्स to arrive at the final conclusion that boy is being rejected. तो वो जो आपका स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ दैट डिक्री, उस वक्तव्य को, उस कथन को हम बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग सीपीसी बोलती है, दैट इज व्हाट? जजमेंट. तो जजमेंट मीन्स ग्राउंड्स ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजन, दैट इज डिक्री. डिक्री दी आपने, उसके क्या ग्राउंड्स है, उसके बारे में जो वक्तव्य है आपका, जो वाक्य कह लीजिए, कथन कह लीजिए, उसको हम बोलते हैं जजमेंट. तो लास्ट लाइन क्या हुई? फॉर्मली क्या कहा आपने? वो कंक्लूजन हुआ आपका, वो हुआ डिक्री. और जो पहले उसमें थे ग्राउंड्स बताए आपने, वो क्या बताए आपको? वो क्या हुआ? जजमेंट हुआ. तो अब मुझे बताइए, जजमेंट और डिक्री किसको समझ में नहीं आया? देखिए, पहला स्टेप है उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी. एक बार क्लैरिटी होगी फिर तो कितने काम बचा है, फिर रिवीजन करना है आप लोगों ने. तो टेक योर ओन टाइम. कोई इस क्लास में हम लोग हरी में नहीं है. तो
तो ये हुआ जजमेंट। अब मैं जजमेंट आपको पढ़ाता हूं दोबारा, टेक्निकल डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डूइंग व्हाट द डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 29 एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। यहां से पूछेंगे अंडर विच सेक्शन जजमेंट इज डिफाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स ये रहा। देन कम्स टू द मीनिंग ऑफ दैट। व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is the statement given by the judge on the grounds of decree. This may be the ground of decree or this ground may be the order. So I hope it is very clear to you now. Now we come to the now see this topic judgment. Judgment पर there may be question in your prelims and there may be question in your mains. तो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे? मीनिंग पूछ लेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई शॉर्ट नोट ऑन दिस, शॉर्ट नोट ऑन जजमेंट, and then they can ask you difference between the judgment and decree. So now अगर आपको मेंस में लिखना होगा तो इसके मीनिंग को आपने ब्रेक करके लिखवाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, essentials of a judgment. What are the essential elements of the judgment? And now there are the every judgment other than a court by small causes shall contain number 1 एक कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। एक पहला एलिमेंट ये हुआ। दूसरा द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, नंबर 3 डिसीजन एंड नंबर 4 रीजंस ऑफ सच डिसीजन। ये दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स एंड यू शुड लर्न बाय हार्ट। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से रट लेना एग्जाम में। क्यों कह रहा हूं रटने के लिए? पहले मैं समझाता हूं इनका मीनिंग क्या क्या है। कि साहब जजमेंट को हम लोग ब्रेक करें तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। नंबर 1 होगा कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। अगर आपसे कहा कि जजमेंट लिखिए, अब व्हेन देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है मेंस में जजमेंट राइटिंग, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी कि जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। अब नंबर 1 कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। इट मीन्स व्हाट? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस का मतलब क्या हुआ? उस केस के संबंध में ब्रीफ में फैक्ट्स लिखिए। सो नाउ दिस इज इन द केस इन हैंड, अंजलि इज द प्लेंटिफ हु हैज क्लेम्ड दैट द प्रॉपर्टी सो एंड सो सिचुएटेड एट सो एंड सो प्लेसेस बिलोंग्स टू हर एज द प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हर एंड शी हैज प्लेस्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड फॉर प्रूविंग हर ओनरशिप इन दैट केस। And on the other hand, the other allegation is what? That the property has been wrongfully occupied by the defendant वंदना। और इस तरीके से पूरे का पूरे फैक्चुअल स्टोरी लिखेंगे आप इस पे। सही है? तो ये हुआ जजमेंट का पहला एसेंशियल एलिमेंट, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट क्या हुआ? द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन मीन्स इश्यूज कह सकते हैं। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन मीन्स कि कौन कौन से पॉइंट्स को डिसाइड किया जाना है। वो तो अल्टीमेट हुआ कि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग की जानी है। नंबर 1 क्या पॉइंट डिटरमाइन होगा? वेदर अंजलि इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये होगी कि क्या वो अंजलि ही उसकी मालिक है, नंबर 1। सेकेंडली वेदर वंदना इज इन रोंगफुल पोजेशन, नंबर 2। नंबर 3 whether there is any scope of mean profit or not, and number 4 if yes how much mean profit should be given। अब ये कौन कौन से पॉइंट्स हो गए डिटरमाइन करने के, वो पॉइंट्स आ गए उसमें। तो फैक्ट्स एंड फॉलोइंग पॉइंट्स आर शुड बी डिटरमाइंड। कौन कौन से बिंदुओं पर कोर्ट को डिसाइड करना है, उन बिंदुओं को जजमेंट में लिखा जाएगा कि दीज वर द पॉइंट्स विच वर टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। नंबर 1 whether the Anjali is the owner of the property or not, whether the Vandana is in wrongful possession, whether mean profit should be given or not, and if yes how much mean profit should be given। तो 2 पॉइंट हो गए एसेंशियल एलिमेंट। थर्ड है द डिसीजन। जो डिसीजन आप दे रहे हैं कि यस अंजलि इज द owner of the property, number 1 Vandana is in the wrongful possession, wrongful decision, mean profit should be given and how much this। एंड 4th आएगा रीजंस। हमने क्यों डिसाइड करा, ये क्यों डिसाइड किया? बिकॉज द गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड प्रेजेंटेड बाय द अंजलि वाज वेल प्रूव्ड एज पर द एविडेंस एक्ट रूल्स एंड प्राइमा फेसाई केस वाज मेड आउट इन फेवर ऑफ द अंजलि।
तो एक बात ये आ गई। तो सारे सारे डिटेल में बताएंगे कि भाई अंजलि को आपने ओनर क्यों माना, वंदना को आपने रोंगफुल पोजीशन में क्यों माना, क्यों मेन प्रॉफिट बनने चाहिए, और फिर कितने बनने चाहिए वो भी बताया कि भाई इतने उसका रेंट इतना होता, इतने पैसे नहीं दिए उसने, तो अकॉर्डिंगली मेन प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको। इन चारों पॉइंट्स का डिसीजन होना चाहिए। सो इन एवरी जजमेंट these are the four essential elements. First of all facts, then points of determination, and third for decision, and fourth है reason for the decision. इन चारों बातों को आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछिए अभी, बताइए किसको समझ में नहीं आया। यहां पर मैंने आपको एक चीज और नोट करी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। दिस इज दी कौन सी कोर्ट्स, अदर देन दैट ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। तो यहां पे ये भी समझ लीजिए, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का मतलब है स्पेसिफिकली डिजाइन केसेस, कोर्ट्स टेकिंग केयर ऑफ पेटी केसेस। बहुत छोटे मोटे मुकदमों के लिए अलग से कोर्ट की जाती है, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, इतना समझ लीजिए बस। तो जो मेन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कोर्ट स्मॉल कॉज की हो, पेटी केसेस को देखने वाली हो, उसमें केवल 2 पॉइंट रेलिवेंट है बस, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन। बाकी फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इनको आप नहीं भी दें, यानी कि कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस नहीं लिखें तब भी काम चलेगा, रीजंस नहीं दें तब भी चलेगा इस केस में। तो क्वेश्चन यहां से कैसे आएंगे वो देख लीजिए एक बार आप। दिस इज द क्वेश्चन फॉर इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। जजमेंट अंडर सेक्शन 29 मीन्स व्हाट? ए डिक्री? नो। डिसमिसल ऑफ अपील? नो। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री? आंसर इज यस। देखा आप लोगों ने? ए जजमेंट कंटेन्स व्हाट? कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द यस, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस यस, डिसीजन ऑन द पॉइंट, डिटर्मिनेशन एंड रीजन देयर ऑफ, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही चाहिए, ये असेंशियल एलिमेंट्स पर क्वेश्चन बेस्ड हो गया। सो इफ यू रिमेंबर ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स आप ये क्वेश्चन कर पाते, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, सो उनका ये कहना है, एक केस का नाम है बलराज तनेजा केस का। इन्होंने कहा ए जज कैन नॉट से मैरिली सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड। ए जज केवल ये नहीं कह सकता कि साहब सूट अलाउड, सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड। मींस you will have to give reasons. If you are decreeing the suit, it means you are allowing that suit in favor of plaintiff. You are decreeing the suit means आप plaintiff के वर्जन को सही मानते हैं, plaintiff के हक में फैसला सुना रहे हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते जा प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई, नहीं dismissed. You cannot say. You will have to give plausible reasons for that. Why you are dismissing the suit, why you are decreeing the suit in favor of plaintiff, you will have to say about this. You will have to explain. It means you will have to mention the grounds for that. समझे आप? The whole process, अब बस मैं समझा चुका, केवल पढ़ाना है आप लोगों को इस टॉपिक पर। कुछ लाइन देख लीजिए। The whole process of reasoning has to be set out. पूरी की पूरी आपको रीजनिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसाइड आपको दर्शानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर डिसाइडिंग द केस। होल रीजनिंग फॉर डिसाइडिंग द केस वन वे और अदर। किसी भी तरह से आप डिसाइड कर रहे हैं केस को वन वे और इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ और अगेंस्ट द प्लेंटिफ, यू विल हैव टू गिव रीजनिंग फॉर दैट। सही है? अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स भी होंगी, उनके जजमेंट्स भी अगर होंगे, तो उसमें भी मस्ट बी इंटेलिजिबल मीन्स बोधगम्य, एंड मस्ट शो दैट जज हैज अप्लाइड हिज माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझिए, कई जगह मिलेगी आपको, है ना? देखिए वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट एससीसी भी हो, स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी हो, तो उसके जो डिसीजंस हैं, उसके जजमेंट्स हैं, वो भी कैसे होने चाहिए? इंटेलिजिबल होने चाहिए, मतलब बोधगम्य होने चाहिए। बोधगम्य मीन्स दैट शुड बी वेल एक्सप्लेन्ड कि वो रीजनिंग वो क्यों डिसाइड कर रहा है। बहुत डिटेल में मत कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए सूट डिसमिस्ड, सूट डिक्रीड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंटेलिजिबल। एंड इन सभी लाइन से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिल सकता है। लिखिए फटाफट क्वेश्चन, लिखिए फटाफट प्रीलिम्स से क्वेश्चन लिखिए, आपको समझाता हूं कैसे। लिखिए जल्दी से। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट? ऑप्शन 1, ए जज
ए जज कैन नॉट मैरिली से, ए जज कैन नॉट मैरिली से सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ। ए जज कैन नॉट मैरिली से सूट डिक्रीड और सूट डिसमिस्ड। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, even the judgment of small causes court, even the judgment of small causes court must be intelligible and must show that judge has applied his mind, and must show that judge has applied his mind, judge has applied his mind। हाँ जी, आइए ऑप्शन ए पर। अब ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी नन इज करेक्ट, ऑप्शन डी कांट से। तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये सभी स्टेटमेंट्स आपको रटे रहने चाहिए, कि याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आप तो प्लेन सा क्वेश्चन कर पाओगे और फिर उसी से आप मेंस में ये सारे पॉइंट्स लिख करके आने पड़ेंगे आपको। ठीक है साहब? अब समझिए और आगे बात। इतना आसान थोड़ी सीपीसी को समझाना, सीपीसी को समझना तो मुश्किल है ही है, उससे ज्यादा मुश्किल है समझाना कि कितने आसान शब्दों में आपके पास बात पहुंच जाए। और हमेशा के लिए पहले उसको आसान भाषा में समझ लिया और फिर उसको हम लोगों ने टेक्निकल तरीके से समझ लिया, जो भाषा में फिर बाद में यूज करनी है, वेदर फॉर प्रीलिम्स और वेदर फॉर मेंस। तो अब समझिए इसमें फिर 2 बातें थी। ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, देयर आर 2 वर्ड्स। लिखना है क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन लिखिए, शायद उससे समझ पाए आप लोग। राइट डाउन ए क्वेश्चन। जजमेंट is a statement given by the judge. Judgment is the statement given by a judge on the grounds of option A decree, option B order, option C both A and B, and option D none of the above. So answer is both. So don't forget, it may be the case of decree or it may be the case of order as well. If you are giving the grounds of order, it is the judgment. If you are giving the grounds of decree, it may be judgment. So it may be in both cases, डिक्री हुआ और ऑर्डर हुआ, इन दोनों के ही ग्राउंड्स को अगर आपने एक्सप्लेन किया है इसमें। फॉर एग्जांपल अंजलि मैडम मूव्ड एन एप्लीकेशन दैट वंदना मैडम मस्ट बी अरेस्टेड बिफोर द जजमेंट। ऑर्डर 38 में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि वंदना मैडम मे रन आउट ऑफ द कंट्री, देश छोड़ के भाग सकती हैं, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट to obtain mean profits from her, so she should be arrested. Now ये एप्लीकेशन उन्होंने मीन इन बिटवीन लगाई। It is to be decided. Now court will pass an order over this. What? An order over this. कोर्ट इस पे ऑर्डर पास करेंगे, तो उस ऑर्डर को भी पास करने के लिए सपोज अलाउ करते हैं तो उनको ग्राउंड्स लिखनी पड़ेंगी। Yes, it has been sufficiently proved by the plaintiff that Vandana had applied for the visa of the Pakistan. She has transferred a lot of funds from India to Pakistan, and on the basis of this, a reasonable presumption can be conceived by the court that she is likely to escape from India. She is likely to escape from the jurisdiction of the court. Therefore, it will be in the interest of the justice that she is arrested before the judgment. तो ये जो ग्राउंड्स दी, ये ग्राउंड्स डिक्री की नहीं है, अभी डिक्री नहीं हुई है। ये कौन से ग्राउंड्स हैं? ओनली फॉर द ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन।
सो जजमेंट में जो ग्राउंड्स हैं दैट मे बी फॉर डिक्री एज वेल एज फॉर द ऑर्डर एज वेल। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ है ना, बताइए। जजमेंट नीड नॉट हाउएवर बी डिसीजन ऑन ऑल द इश्यूज इन ए केस। डिसीजन नीड नॉट बी हाउएवर on all the issues in a case. It means there may be deciding a preliminary issue in the case, जैसे constitutional validity of a statute। इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूं आपको। कह रहे कि it is not necessary that judgment should come at the last stage। ये एक preliminary issue मतलब प्राथमिक एक इशू है, उसको भी डिसाइड करने के लिए भी एक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंजलि फाइल्ड ए सूट ऑन द बेसिस ऑफ सम टेनेंसी एक्ट, ऐसा सपोज कीजिए। नाउ दिस इज डिफरेंट सूट ऑफ अंजलि। नाउ द अपोजिट पार्टी इज सेइंग दैट द वेरी स्टैट्यूट जिस कानून के बेस पर ये मुकदमा लेके आ रही है वो कानून ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बाकी झगड़े तो बाद में मिटाएंगे, पहले जो प्राथमिक मुद्दा बन गया प्राइमरी इशू, प्रीलिमिनरी इशू क्या बन गया, वेदर दैट स्टैट्यूट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। सो दिट इज नॉट नेसेसरी दैट जजमेंट शुड बी ओनली फॉर द फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ द केस, इट मे बी इवन फॉर द डिस्पोजल ऑफ द प्रीलिमिनरी इशू। इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी के सभी इश्यूज पर डिसीजन आए, नो, इट मे बी ऑन इवन ए सिंगल इशू भी हो सकता है। ओके तो दैट ऑर्डर, वो ऑर्डर भी क्या कहलाएगा, जजमेंट कहलाएगा, जिस स्टेट में डिसाइड होगा कि व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाई इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, द ग्राउंड्स विल बी देयर इन दिस केस। सो प्लीज लेट मी नो। ये आई बात समझ में नहीं आई? जल्दी से बताते रहिए, ये नेसेसरी है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर मेंस विल कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। आई हैव गिवन यू नोट्स एंड यू प्लीज आपको पढ़ लीजिएगा, उसमें से भी मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। जजमेंट इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। वी हैव सीन इट। जजमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स, जबकि डिक्री में ग्राउंड्स देना जरूरी नहीं है ना। जैसे कि मैंने बताया था, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द जजमेंट एंड डिक्री, कि इन जजमेंट वी मेंशन व्हाट ग्राउंड्स, बट डिक्री में क्या हुआ, अनुष्का ने क्या कहा था अनुष्का मैडम ने, द बॉय इज बीइंग रिजेक्टेड। वाई रिजेक्टेड उसमें जरूरी नहीं था, डिक्री वाज व्हाट, द बॉय रिजेक्टेड, गॉन, गेट लॉस्ट, दिस वाज दी। तो वहां पर ग्राउंड्स मेंशनिंग जरूरी नहीं है, बट इन केस ऑफ जजमेंट ग्राउंड्स आर नेसेसरी। तो दिस इज द फर्स्ट। और ये आपके मेंस के क्वेश्चन जो लिखने वाले हैं उसमें आएगा, और यहीं से प्रीलिम से क्वेश्चन भी बनते हैं, यहां से प्रीलिम से क्वेश्चन बनेंगे आपके कि व्हाट इज विद इन दैट, कि ग्राउंड्स मेंशन जरूरी है, इसमें है, डिक्री में जरूरी नहीं है, वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरीके से। सेकंड, देयर शुड likewise it is not necessary that there should be a formal expression of the order in the judgment though it is to be। देखिए अब मेरे ख्याल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बहुत ब्रीफली समझा दिया। इसका डिसीजन को 2-3 डिफरेंस है, वो आप कर लीजिएगा अपने आप, टाइम वेस्टेज है इसमें। बहुत बारीकी से सब कुछ समझाया मैंने, प्रीलिम्स से क्वेश्चन बता दिए, मेन से क्वेश्चन डिक्री और डिफरेंस करा दिया मैंने आपको। जो समझाया वही दोबारा रिपीट करना पड़ जाएगा। इसको नहीं आए पढ़ के फिर मुझसे पूछना आप। 2-3 डिफरेंस हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जजमेंट एंड डिक्री। नाउ 210 में आ जाइए, जजमेंट डेटर। ये समझाता हूं जजमेंट डेटर क्या होता है। जजमेंट डेटर समझ लीजिए क्या है। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। समझे, इसको मैं समझाता हूं आपको, समझिए क्या है जजमेंट डेटर। देखिए एक टर्म है जजमेंट डेटर, और 2-3 में एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, डिक्री होल्डर। 2-3 में डिक्री होल्डर एंड 210 में जजमेंट डेटर। ये क्या है, सपोज कीजिए मैडम विधि फाइल्ड ए सूट
अगेंस्ट वैशाली श्रीवास्तव. मैडम विधि filed a suit against वैशाली श्रीवास्तव. Now the suit was decreed in favor of विधि. यानी कि जो सूट किसके फेवर में हुआ, वो हुआ विधि के फेवर में डिक्री हुआ. तो विधि को हम क्या बोलेंगे, शी इज द डिक्री होल्डर. नाउ हर स्टेटस एज पर सीपीसी विल बी कॉल्ड डिक्री होल्डर. एंड बिकॉज दिस जजमेंट, दिस डिक्री वॉज डिसाइडेड अगेंस्ट द वैशाली श्रीवास्तव, she will be called judgment debtor. She is not being called judgment or decree debtor. She will be called judgment debtor. तो इसको ध्यान रखना. 2T में 210 में judgment debtor and 23 में decree holder. इन दोनों को ध्यान रखना. बस छोटी सी बात है, दोबारा पढ़ लीजिए बस, और फिर आगे बढ़ते हैं. प्रीलिम्स में आएगा कुछ आपसे, क्या है देखिए. 210 judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been passed. बस ये रहा प्रश्न आपके लिए. जजमेंट डेटर मीन्स पर्सन अगेंस्ट whom a decree is passed. इतना याद कर लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा. दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड इफ इट इज सो, इतना बनता है, देखो इतना बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें. देखिए आपसे सिर्फ यही गुरु दक्षिणा मांगी जा रही है. बस अभी हम आपको यही सीपीसी नहीं, हम आपको सभी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे. फुल प्रोफेशनल कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट विद ऑल नोट्स अवेलेबल टू यू ऑन यूट्यूब चैनल. इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए. हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओनली शेयरिंग ऑफ द वीडियोज़, योर लाइक का मतलब है योर लव. जितना आप लाइक करेंगे वी विल फील गुड कि हाँ यू लव द वीडियो. बस अगर कमेंट मिल जाएगा अच्छा सा, तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर विश आ जाएगा, है ना. थैंक यू वेरी मच. अगली क्लास ज़रूर करना. देखो रेगुलरिटी मेंटेन कर लेना. बस रेगुलरिटी मेंटेन कर लोगे, ज़िंदगी बन जाएगी. ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए. इसलिए इसको वैल्यू देना क्लासेस को. ठीक है, कर लोगे ना. चलो बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.